रतनपुर कहकर एक गांव में कुसुम अपने पियक्कड़ पति महेंद्र के साथ रहा करती थी। महेंद्र दिन रात बस शराब के नशे में धुत रहता था और कुछ काम नहीं करता था, जिसके कारण सारी जिम्मेदारी कुसुम के कंधों पर थी। कुसुम बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वो खाना बनाकर टिफिन में पैक करके लोगों को बेचती। टिफिन सर्विस के जरिए कुसुम जैसे तैसे खर्चे निपटाती, लेकिन क्रूर महेंद्र फिर भी कुसुम से लड़ाई करता। मुझे पैसे दे। हाँ, मुझे शराब पीनी है। ठेके पे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अबे पैसे देती है कि नहीं कि तुझे एक तू लगा के। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब मैंने तुम जैसे हैवान से शादी की। अरे जिंदगी बर्बाद तो तूने की है, वो भी मेरी। महेंद्र के झगड़ों से बचने के लिए कुसुम उसे पैसे दे देती और वो उन सारे पैसों को शराब और जुए में उड़ा देता। बेचारी कुसुम दिन रात गैस के आगे खड़े रहकर खाना बनाती और कड़ी मेहनत करके पैसे कमाती, फिर भी महेंद्र को उसकी कीमत नहीं होती। कुसुम के खाने में सभी ग्राहकों को उसके हाथ के बने छोले कुलचे बड़े पसंद होते। धन्यवाद कुसुम जी। आपके हाथ के छोले कुलचे तो मेरे ऑफिस में भी फेमस हो गए हैं। अभी तो ओ जी, साडे पंजाबी विच भी इन्ने बढ़िया छोले कुलचे नहीं बनते जी। ओ जिन्ने बढ़िया तुसी बनाते हो कुसुम बेन जी, ओ जी दिल खुश कर देता। ओए बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। धन्यवाद। ये लीजिए आपका टिफिन और ये आपका। अच्छा चलिए, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो क्या है ना, फिर मेरे पति शराब पीकर आएंगे और आप ग्राहकों को यूं दरवाजे पर देखकर और भी गुस्सा हो जाएंगे। ग्राहक वहां से चले जाते हैं। महेंद्र दारू की बोतल को सर पे रखकर हिलते डुलते हुए नाचते गाते घर आता है। दारू पी के डांस करे, डांस करे, डांस करे, खुल के रोमांस करे, डांस करे, डांस करे। हा हा हा। अरे नशे से चढ़ गए, ओए ओए पतंग से लड़ गए। ओए कुसुम, मुझे और पैसे देना। अरे मुझे आज महंगी वाली दारू पीने का मन कर रहा है, देना पैसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ खाना पकाते हुए, लोगों के टिफिन बनाते हुए दिन में 50 बार मेरा हाथ जलता है, फिर भी मैं मेहनत करती रहती हूँ। और तुम हो कि चुटकी में मेरे पैसे उड़ा देते हो। हाँ नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं। महेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो गैस को उठाकर नीचे जोर से पटकता है और सारा रसोई का सामान यहाँ से वहां फेंक देता है। ये ले, ये ले, मेहनत मेहनत मेहनत। अरे तेल लेने गई तेरी मेहनत। ये तुमने क्या कर दिया? इन सब की वजह से तुम्हारा भी पेट पलता था। अब मैं क्या करूंगी? कैसे कमाऊंगी? खुद तो 24 घंटे नशे में धुत रहते हो, बेशरम कहीं के। जबान संभाल के बात करना, वरना इस चाकू से ही तेरी जबान काट दूंगा। अब ना तो तू कुछ काम पाएगी और ना घमंड करके मुझे नीचा दिखाएगी। अरे तुझे क्या नीचा दिखाऊं रे? हाँ, तू है क्या पियक्कड़ कहीं का, निकम्मा निगोड़ा। तेरी तो। महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो बेलन उठाकर कुसुम को मारने लगता है और उसके बाल भी नोचता है। कुसुम दर्द से जोरों जोरों से चीखती चिल्लाती और बिलखती है। आ! बचाओ! बचाओ! मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। ये ले, बोल और चला, और तेज कैंची की तरह अपनी जबान चला ना। ये ले। नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे मत मारो। आ! आ! मार खा खाकर कुसुम एक ही बार में चिल्लाती है और वो अपने हाथ में घर में पड़ा हुआ बम्बू उठाती है और महेंद्र की तरफ क्रोधित आंखों से देखती है। इतिहास गवाह है, जब जब एक औरत कमजोर पड़ी है, उसके अंदर मां काली आई है और उसने बुराई का सर्वनाश किया है। बस अब बहुत सह लिया तुझे, मूर्ख आदमी। कुसुम महेंद्र को बम्बू से पीटती है और फिर अपना सारा सामान लेकर भयंकर ठंड में गांव से बाहर निकल जाती है और बस में बैठकर दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं यहाँ पर टिफिन सर्विस चलाने की जगह छोले कुलचे का ठेला लगाऊं, क्योंकि मेरे टिफिन में से सबसे ज्यादा छोले कुलचे ही बिकते हैं। पूरा गांव और आस पड़ोस के गांववासी सब मेरे हाथ के छोले कुलचे के दीवाने हैं। हाँ, यही करती हूँ।
कुसुम लोखंड लकड़ियों से अपना एक ठेला लगाती है और सारे बर्तन और छोले कुलचे बनाने की सामग्री को बाजार से ले आती है और छोले कुलचे बनाकर बेचना शुरू करती है। आइए आइए, गर्मा गर्म पंजाब के स्पेशल छोले कुलचे खाने के लिए आइए। स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आइए आइए, छोले कुलचे, छोले कुलचे। और मिनटों में ही कुसुम के छोले कुलचे ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी लोग ठेले पे आकर बड़े ही चाव से छोले कुलचे खाते हैं और आनंद उठाते हैं। ग्राहक तो कुसुम की तारीफों के पुल बांधते ही रहते हैं। वाह वाह वाह, हमने हमार जीवन में पहली बार कौनो ऐसा व्यंजन खाया है जो हमका इतना बढ़िया लगा। एकदम लाजवाब है ये छोले कुलचे कुसुम बिटिया। धन्यवाद काका, बस अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए मुझ पर। उफ, आपके छोले कुलचे की खुशबू मेरे कॉलेज तक आ रही है। कुसुम आंटी, जल्दी से 5 प्लेट छोले कुलचे पार्सल कर दीजिए, ले जाने के लिए पैक कर दीजिए। हाँ बेटा, अभी करती हूँ, मैं अभी करती हूँ। इसी तरह कुसुम अपने छोले कुलचे ठेले से खूब सारे पैसे कमाने लगती है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। वही महेंद्र दूसरी शादी करता है और जब वो दूसरी बीवी पर भी हाथ उठाता है और उस पर अपनी चलाने की कोशिश करता है, तभी अबे ओ चपड़गंजू, चल फुट यहाँ से, मैं तेरा अत्याचार नहीं सहूंगी। दूसरी बीवी महेंद्र को लात मारकर अपने घर से धक्का मारकर भगा देती है और महेंद्र रास्ते पर दर दर भटकने लगता है। अरे कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। हं? शायद यही है मेरे कर्मों की सजा। वही कुसुम अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है और वहाँ की स्पेशल डिश छोले कुलचे रखती है। एक दिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर फटे पुराने कपड़ों में महेंद्र आता है। उसका हुलिया पूरा भिखारियों की तरह होता है। खाना दे दो कुसुम, बहुत भूख लगी है। मैंने जितने गुनाह किए हैं उनके सामने तो मौत भी एक छोटी सजा लगती है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुसुम अपने नौकर के हाथों महेंद्र को खाना देती है और कहती है, ये खाना मैं तुझे इंसानियत के नाते दे रही हूँ। हम रोज कुत्ते, बिल्ली और बाकी बेजुबान जानवरों को खाना देते हैं, तुझे भी उन्हीं में से एक समझ कर दे रही हूँ। तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, मैं उसे भूल नहीं सकती। लेकिन देख, आज किस्मत ने क्या से क्या कर दिखाया। वो तो अच्छा हुआ कि माता रानी ने मुझे तुझसे बचा लिया, वरना मैं आज तक तेरे साथ घुट घुट कर मरती रहती और तेरा अत्याचार सहती रहती। तुझ जैसे लोगों को तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं होना चाहिए। किस्मत ने महेंद्र को उसके कर्मों की सजा दे दी थी। समय गुजरता है और कुसुम अपने कॉलेज के दोस्त रमन से मिलती है, जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और रमन कुसुम का बहुत ही प्यार से और स्नेह से ख्याल रखता। एक दिन रमन सबके सामने घुटनों के बल बैठकर कुसुम को प्रपोज करता है। कुसुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे हाथ के बने छोले कुलचों की कसम, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और तुमने जितने दर्द सहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा खुशियां दूंगा। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सभी तालियां बजाते हैं और फिर रमन और कुसुम दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुसुम और रमन दोनों भी शादी करते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और इस तरह मुश्किल और संघर्ष से भरी एक गरीब छोले कुलचे वाले की जिंदगी आखिरकार एक खूबसूरत सा मोड़ ले ही लेती है और रमन कुसुम को दुनिया की वो सारी खुशियां देता है जिनके लिए वो हमेशा से तरसती रहे। गरीब कचरे वाली। विश्वनगर में 50 उम्र के मियाँ बीवी लता और कुलभूषण रहा करते थे। दोनों की एक जवान बेटी होती है जिसका नाम पल्लवी होता है। कुलभूषण की एक अगरबत्ती की छोटी सी दुकान होती है जिसके जरिए वो अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। वो तीनों भी रात भर जागकर अगरबत्ती बनाते, काफी मेहनत करते। पल्लवी बिटिया, तू सोच, आप काफी रात हो गई है, तेरी आंखें जलने लग जाएंगी अगर तू नहीं सोई तो। नहीं माँ, आप दोनों के साथ में अगरबत्ती बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थकान वकान कुछ महसूस नहीं होती। भगवान जी की सौगंध। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। पल्लवी अपने माँ पापा से भरपूर प्रेम करती थी। उसके लिए लता और कुलभूषण ही उसकी दुनिया थे।
लेकिन एक दिन अचानक से जब लता और कुलभूषण दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी एक बस उनके सामने से तेज रफ्तार के साथ आती है और उन दोनों को कुचल देती है। लता और कुलभूषण बुरी तरह घायल हो जाते हैं और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुलभूषण और लता की मृत्यु के बाद पल्लवी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। माँ, पापा, आप दोनों क्यों चले गए अपनी बिटिया को छोड़कर? हाँ, अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। माँ, पापा। पल्लवी बिलक बिलक कर रोती है। कुलभूषण और लता के जाने के बाद उनकी अगरबत्ती की दुकान को तोड़ा जाता है और वहां पर एक अमीर आदमी उस जमीन को खरीदकर एक होटल बनवाने लग जाता है। पल्लवी उस अमीर आदमी के पास जाकर कहती है, ओ काले चश्मे वाले भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी दुकान, मेरे पापा की दुकान, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी और आपने उसे तोड़ दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे चल चल, सुबह सवेरे दिमाग खराब मत कर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये फटीचर गरीब लोग। सिक्योरिटी गार्ड्स पल्लवी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब बेचारी पल्लवी के पास कमाने का कोई साधन नहीं था। ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पढ़ाई भी अधूरी रह गई। बिना शिक्षा के, पढ़ाई के मैं कहीं पर नौकरी करने भी नहीं जा सकती। मेरी उम्र भी इतनी नहीं है। अपना पेट भरने के लिए क्या करूं मैं? पल्लवी फिर भी कई जगह जाकर काम ढूंढती है, जैसे फैक्ट्री, मिल, बाजार, बनिए की दुकान, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। गरीबी से तंग आकर पल्लवी को बहुत परेशानी होने लगती है। उसके घर के मालिक आकर चिल्लाता है, ए लड़की, घर का बिजली का बिल कभी भरेगी? हाँ, अगले जन्म में? बहुत हो गया तेरा नाटक। चल अभी के अभी इस घर को खाली कर और यहाँ से निकल जा। अपना बोरिया बिस्तर बांध। ऐसा मत करो घर के मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में, बताइए। क्रूर घर मालिक बहुत ही बेरहमी से पल्लवी का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लग जाता है और फिर वो पल्लवी का भी हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल देता है। पल्लवी उसके हाथ पांव पकड़कर उससे बहुत विनती करती है। उसके बावजूद भी वो अपने फैसले से टस से मस्त नहीं होता। बेचारी पल्लवी अब एक झोपड़ी में रहने लगती है और ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी के चलते कचरा बीनना पड़ता है। वो एक झोला लेकर रोज सुबह कचरा उठाने निकल पड़ती। प्लास्टिक की बोतल, फेंके हुए सामान, टूटी फूटी चीजें और बाकी का कचरा अपने झोले में भरती और उसे कबाड़ी वाले के पास जाकर बेचती और जितने पैसे मिलते उससे कुछ खा लेती और फिर से अपनी झोपड़ी में चली जाती। एक दिन वो जब नुक्कड़ पर कचरा बीन रही होती है, तभी उसकी सहेलियां उसे देख लेती हैं और वो सभी उस पर हंसती हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। ये देखो, ये तो पल्लवी है ना? हाय रे, क्या हाल हो गया है। देखो बेचारी का, माँ बाप क्या चले गए, ये तो बुरी तरह सड़क पर ही आ गई। वही तो, इसीलिए कचरा बीन कर अपना गुजारा कर रही है। पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। इस पूरे हादसे को एक हैंडसम नौजवान ने देख लिया होता है, जिसका नाम शौर्य होता है। शौर्य एक यूट्यूब व्लॉगर होता है। सो सैड, बेचारी लड़की। ये लड़कियां कह रही थी कि इसकी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी। इसके मॉम डैड के जाने के बाद ये कचरा उठाने लगी है। मुझे इस बेचारी की स्टोरी को दुनिया के सामने लाना होगा। शौर्य आसपास के लोगों से पल्लवी के बारे में और जानकारी प्राप्त करता है और उसे बेचारी पल्लवी की पूरी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है और उसकी भी आंखें भर आती हैं। भला किसी की लाइफ में इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ सकती हैं? पल्लवी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, अब वो भी अधूरी रह गई है, बेचारी। शौर्य अगले दिन पल्लवी का कचरा बीनते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उस वीडियो को पोस्ट करता है और साथ ही वो पूरी दुनिया को पल्लवी की कहानी भी बताता है।
सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कुछ ही घंटों में पल्लवी वायरल हो जाती है और उसके वीडियो को मिलियंस में व्यूज और कमेंट्स मिलते हैं और उसके सपोर्ट में कई सारे लोग भी आते हैं। जब पल्लवी अगली सुबह कचरा बीनने निकलती है, तभी मोहल्ले में सभी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ लोग तो उसके साथ सेल्फी भी क्लिक करते हैं और बाद में जाकर पल्लवी को पता चलता है कि वो वायरल हो गई है। शौर्य आकर पल्लवी से हाथ मिलाता है। हाय, मैं शौर्य सिंघानिया, वही शख्स जिसने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको वायरल किया है। धन्यवाद व्लॉगर बाबू, आपके कारण मेरी कहानी, मेरी दुख भरी दास्तान दुनिया तक पहुंच गई। मैं आपके इस उपकार की हमेशा एहसानमंद रहूंगी। वैसे तो मुझसे और मेरे हुलिये को देखकर लोग कोसों दूर भागते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ हाथ मिलाया। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं व्लॉगर बाबू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिनका मन साफ हो और दिल नेक हो वो लोग मुझे बेहद पसंद आते हैं। पल्लवी चली जाती है और शौर्य को पल्लवी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। वो उसे चुपके से देखने के लिए हर रोज मोहल्ले में आता है और उसे घंटों तक निहारते ही रहता। फिर वो उसे उसकी झोपड़ी के बाहर तोहफे रखना शुरू करता है। अरे, ये तोहफा किसने रखा है? नाम भी नहीं लिखा है। पल्लवी जब उस तोहफे को खोलती है तो उसमें खाना और कपड़े होते हैं। शौर्य ऐसे ही हर रोज पल्लवी के लिए तोहफे रख कर जाता है, जिसमें हर दिन सभी जरूरत का सामान होता है। पल्लवी को अब डर लगने लगता है। पिछले एक हफ्ते से मैं इन तोहफों को स्वीकार कर अपने पास रख रही हूँ, जबकि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है कि ये किसने भेजा है और क्यों भेजा है। एक सुबह पल्लवी जानबूझकर 5 बजे के दौरान जाग रही होती है, ये जानने के लिए कि आखिर तोहफे रखता कौन है। और फिर जब वो शौर्य को देखती है तो वो चकित रह जाती है। व्लॉगर बाबू, आप? इसका मतलब ये रोज जो भी तोहफे यहाँ पर मुझे मिलते हैं वो आप रखते हो? लेकिन क्यों व्लॉगर बाबू, क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ पल्लवी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा नेक दिल, तुम्हारा साफ मन, ये सब ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। पल पल तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए सजा जैसा है पल्लवी। पल्लवी, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग आए हैं, लेकिन तुम कुछ और हो। अब ऐसा लगने लगा है कि तुम हो तो जिंदगी है पल्लवी। मैं तुम्हें बेहद, बेपनाह, बेइंतहा प्यार करता हूँ पल्लवी। पल्लवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पल्लवी भी भावुक हो जाती है। हाँ व्लॉगर बाबू, मैं अपनी बाकी की उम्र तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। शौर्य और पल्लवी दोनों भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और इस तरह गरीब कचरे वाली की जिंदगी बदल जाती है और शौर्य उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देता है। भैरवी जी के 3 बेटे होते हैं, रमन, कार्तिक और मोहित। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। भैरवी जी की 3 बहुओं के नाम वंदना, उर्वशी और आरोही होते हैं। वो तीनों सर्वगुण संपन्न बहुएं होती हैं और वो हमेशा अपनी सास का माँ की तरह ध्यान रखती और अपने पतियों से खूब सारा प्रेम करती और तीनों अच्छी धर्मपत्नी भी होती हैं। उस रात 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद तीनों के पति एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे, जिसकी खुशी में तीनों भी सच संवर कर अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा में बैठी थीं। आज हमारे तीनों जिगर के टुकड़े आएंगे। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। उर्वशी बहू, तुमने वो आरती की थाली तो सजा दी ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम तीनों ने अपने अपने पतियों की पसंद के पंच पकवान और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि जब वो आए तो आते ही सारा खाना सफा चट कर जाए। हाँ, और तो और हमने छोले भटूरे और नारियल की बर्फी भी बनाई है। माँ जी, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, लेकिन आपको एकदम नाप तोल के खाना होगा। आपको पता है ना, आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने संभल कर सही मात्रा में खाने को बोला है। हाँ हाँ, हमें पता है, बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वैसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी तीनों बहुओं के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम तीनों के खाने में जो स्वाद है, जो जादू है, वो और कहीं नहीं।
आस पड़ोस के लोग, हमारे दूर के सभी रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथों के बने खाने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। तीनों बहुएं राह देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पतियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं और अपने मृत पतियों को देख बिलक बिलक कर रोती हैं। हमारे बेटे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कार्तिक जी? आप हमसे दूर क्यों चले गए? हमें विधवा करके चले गए। मोहित जी, उठिए ना मोहित जी, उठिए। रमन जी उठ जाइए। आपकी वंदना कैसे जिएगी अब रमन जी। तीनों पतियों के जाने के बाद भैरवी की तीनों बहुएं विधवा हो जाती हैं और अब उन सब पर पैसों की समस्या आ जाती है। तीनों बेटों को जाकर आज 1 महीना हो गया है। माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई है, आटा भी थोड़ा ही बचा है। हाँ, हम सब अब क्या करेंगे? हम तीनों के पतियों की तो कुछ संपत्ति भी नहीं है, ना कुछ रख कर गए हैं। किसने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। सब आपस में दुखी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और आरोही दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर के मालिक आलोकनाथ आए हुए हैं। का नाटक चल रहा है तुम लोगन का? 1 महीना से बिजली का बिल नहीं भरा, मेंटेनेंस भी नहीं भरा। अरे हम का तुम लोगन ने अपना रिश्तेदार समझ रखा होवत है का? आलोकनाथ जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने हमारे बेटे खोए हैं, इस घर की नींव खोई है, घर में खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं, जरा समझिए ना। हाँ मालिक जी, प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, हम पर यकीन कीजिए। अरे तुम लोगन का यकीन गया चने की खेत माँ, हमका कच्छो नहीं पता। अगले 7 दिन माँ हमका हमार पैसा चाहिए, कौनो भी हालत माँ, समझ में आई गवा? और अगर ई का बावजूद भी तुम लोगन ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम लोगन का सारा सामान, सारा बोरिया बिस्तरा उठाई के बाहर फेंक पटक देंगे। आलोकनाथ उन सबको डरा धमका कर वहां से चला जाता है और फिर तीनों बहुएं और भैरवी अति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो कोई जेवरात भी नहीं है जिसे हम बेच बाच कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लें। तीनों बहुएं चिंता में होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं और फिर उर्वशी के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों के हाथों का खाना जो कोई भी खाता है वो दीवाना हो जाता है और अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकते हैं। आजकल तो हर कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या घूमने जाता है तब बाहर का ही खाना खाता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बहुत ही अच्छा सुझाव लगा हमें। उर्वशी, लेकिन एक बात की समस्या है, हम ढाबे को खोलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। ये सब तो समस्या है ही। कैसे ढाबा खोला जाएगा और कैसे काम होगा, शुरू में ही सब तय कर लो। क्या कैसे करोगी तुम तीनों? उस सब की आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरी सहेली है जो हमें उसके खाली मकान को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगी और जब पैसे आ जाएंगे हम उसे उसके हिस्से के पैसे भी दे देंगे। हाँ, फिर तो बढ़िया है। तीनों बहुएं भगवान का नाम लेकर ढाबे का उद्घाटन करती हैं और भैरवी ढाबे में मंदिर स्थापना करके उसमें दिया भी प्रज्वलित करती है। हे माता रानी, मेरी तीनों विधवा बहुओं के ढाबे की खूब तरक्की हो। इतनी के ऊपर आसमान से मेरे तीनों बेटों को अपनी बीवियों पर बहुत गर्व महसूस हो। तीनों बहुएं चूल्हे पर पानी छिड़क कर और गैस पर गुड़हल का पत्ता रख के हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सारा खाना पकाती हैं। पहले ही दिन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और उन सबको तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और वो सब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं।
ओए होए होए ओए बहन जी, ओ जी आपने तो दिल खुश कर देता। इतना अच्छा कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। वाकई में। और आपके ये फुलके, ये कितनी अच्छी तरह फूले हैं, और तो और इनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कौन सी चक्की से आटा पिसवाया है, जरा हमें भी बताइए। अयो रामा वेंकटेश्वरा, ये इतना अच्छा इडली सांबर तो मेरा बीवी भी नहीं बनाता जी, और मेरा अम्मा ने भी नहीं बनाया। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा कुकिंग के पीछे क्या राज है जी? कोई राज नहीं है, आटा भी हमने घर पर ही पीसा है और मसालों को भी सिलबट्टे और ओखल में कूट कूट कर बनाया है। और हमारे इतने अच्छी कुकिंग के पीछे बस यही बात छिपी हुई है कि आप खाना ही क्या, कोई भी काम अगर सच्चे मन, लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा से करो ना, तो वो काम अवश्य आपको सफलता और अच्छा परिणाम देगा। आप भी आजमा कर देखिए जीवन में। सच माँ, तुम तीनों का सुहाग उजड़ गया, तब वो भी ई चेहरे पे मुस्कान और मनमा निरंतर जज्बा। हमका तुम लोगन से बुजुर्ग हुई के बावजूद भी प्रेरणा मिलत रही है। भगवान तुम तीनों को ढेर सारी सफलता और तरक्की दे, और ऐसे ही मस्त मस्त स्वादिष्ट व्यंजन पकाई के तुम दूसरा लोगन का दिल जीतते रहो, यही मनोकामना करत है। धन्यवाद काका। ढाबे की कमाई से वो तीनों आलोकनाथ के पैसे चुका देती हैं और बाकी सब खर्चों को भी निपटा लेती हैं। एक दिन एक युवक फूड ब्लॉगर उनके ढाबे पर आता है, तभी वो उन्हें लाइव खाना बनाते हुए रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, ये है कानपुर का सबसे मशहूर ढाबा जिसे 3 औरतें चलाती हैं, और वो ये करके हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं। हा, क्या खुशबू है। देखिए तो सारे क्लोजअप शॉट्स में कैसे पूरी रोटी फुलके की तरह से फूल रही है। और हाँ गाइस, यहाँ का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है, और साथ में मटकी कुल्फी और केसर रबड़ी। दोस्तों यकीन मानिए, सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, सभी खाने के शौकीनों के लिए। वो युवक ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद वो वीडियो लाखों व्यूज के साथ पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। और उर्वशी, आरोही और वंदना तीनों भी प्रसिद्ध हो जाती हैं और दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी अपनी बीवी संग आता है और खाना चखकर कहता है, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या आप तीनों मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे? जी क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। फिर क्या, तीनों विधवा बहुएं इसी तरह तरक्की करती हैं और आगे जाकर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं, और वो रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है, और तीनों बहुएं भैरवी संग बड़े आलीशान बंगले में रहने लगती हैं और बहुत से पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों विधवा बहुएं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मात देकर आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए। 4 बहुओं की एक रसोई। मंजरी जी की 4 बहुएं होती हैं, मोहिनी, ऋतु, शिल्पा और सुप्रिया। चारों जब रसोई में जाती हैं तभी, ओ बहन, दिमाग में भूसा वूसा भरा है क्या? अरे मैं नहीं करने वाली तुम्हारी मदद कोई लौकी वौकी बनाने में, साधारण सी आलू प्याज की सब्जी बनाना। लेकिन मुझे आलू से एलर्जी है। पनीर बनाते हैं ना, बड़े दिनों से मन कर रहा है गाइस यार। ओ मैडम, तुम तो चुप ही रहो, वरना एक लप्पड़ लगाऊंगी। एक सब्जी काट के नहीं देती हो और बस हुक्म चलाती रहती हो किसी महारानी की तरह। नूडल्स बनाए? तुम ही खाओ, वो केचुए, हमें ना खिलाओ। ओहो, तो फिर खाने में बनाए तो क्या बनाए यार? कुछ ऐसा बनाते हैं जो हेल्दी हो, इजी हो और झटपट बन जाए। हेल्दी खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन है तो चुड़ैल। चुड़ैल? किसको बोली तू? तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ, रुक। सुप्रिया मोहिनी को बेलन से मारने लगती है और मोहिनी भी सुप्रिया को मारने के लिए कढ़ाई उठाती है। ऋतु और शिल्पा दोनों भी सुप्रिया और मोहिनी को रोकते हैं। तभी उन दोनों को भी एक दूसरे का हाथ लग जाता है और ये गलतफहमी हो जाती है कि शिल्पा की बच्ची, तूने जानबूझकर मेरे मुंह पे हाथ मारा ना, जोर से। हाँ?
ओ डायन, अगर मुझे तेरे मुंह पे हाथ मारना होता ना तो मैं सीधे चाटा ना मारूं उल्टे हाथ का। तुझसे डरती हूँ क्या मैं, डरपोक कहीं की। लोमड़ी। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक। और फिर ऋतु और शिल्पा दोनों में जंग छिड़ जाती है और वो दोनों भी एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। और ऐसे ही चारों बहुएं एक दूसरे पर बर्तन से वार करने लगती हैं। और इस सब की चिल्लाहट सुनकर मंजरी भागे दौड़े रसोई में आती है। ओहो, तुम चारों के अंदर क्या कोई आत्मा घुस गई है क्या? क्यों एक दूसरे का खून चूसने के पीछे पड़ी हो? अरे रसोई एक औरत की सहेली होती है और वो अपने दिन का सबसे अधिक समय रसोई में ही बिताती है। घर का सबसे पवित्र स्थान एक रसोई ही होती है और तुम चारों नासपीटियों ने इस रसोई को ही युद्ध भूमि बना दिया। वाह! लेकिन माँ जी, कुछ मत बोलो तुम मुझे। तुम चारों को तो क्या खाने में बनाया जाए ये सोचने में ही 7 जन्म लग जाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है, मैं आज से रोज सुबह शाम और रात में क्या खाने में बनेगा उसकी सूची तुम्हें दे दिया करूंगी और वही पकवान बनेंगे फिर। हाँ, ये आइडिया बुरा तो नहीं है। लेकिन माँ जी प्लीज ज्यादा मुश्किल पकवान मत देना बनाने के लिए। हाँ, अरे तू बहू, तू तो चुप ही रह जा। इस घर में मेरी अनुमति के बिना एक बर्तन तक यहाँ से वहां नहीं हिलना चाहिए। इतना सब कहकर मंजरी चली जाती है और अब चारों बहुएं ही चिंताग्रस्त हो जाती हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता। तभी सब गहरी सोच में पड़ जाती हैं और फिर मोहिनी के दिमाग में एक विचार आता है। सुनो, हमारे पति वैसे भी माँ जी के गल्ले में रोज पैसे डालते हैं, तो हम उन्हीं पैसों को रोज गुल्लक का ताला खोलकर उसमें से निकालेंगे और फिर बाहर से खाना मंगवाया करेंगे और हमारी बेचारी सास मंजरी देवी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी। हाँ यार, ये तो सॉलिड आइडिया है। इससे तो हमारे कुछ पैसे खर्च भी नहीं होंगे, जो भी होंगे माँ जी के होंगे और हम चारों बहुओं की रसोई की लाज भी बनी रहेगी। फिर चारों बहुएं मंजरी के गुल्लक के ताले को तोड़कर उसमें से रोजाना पैसे निकालती और छुप छुप कर बाहर से खाना मंगवाती और उसे ही सबको परोस कर देती। सास मंजरी, ससुर इंद्रनील और चारों बहुओं के पतियों को जरा भी शक नहीं होता कि वो सारा खाना रेस्टोरेंट से आया है। वाह वाह बहुओं, लगता है चारों ने YouTube पर ऑनलाइन कुकिंग के वीडियो देखना शुरू किया है। हाँ पापा, खाना सच में बढ़िया बना है। हाँ, और ये बर्फी पे तो मेरा दिल आ गया। रोज ऐसी बर्फी मिल जाए तो जीवन तो यहाँ धरती लोक पर ही स्वर्ग लोक जैसा बन जाएगा। बहुएं आपस में फुसफुसाती हैं। अब इन बेचारों को क्या बताएं, ये सारा खाना हमने नहीं किसी और ने बनाया है। शांत बैठ जाओ ऋतु, मरवाएगी क्या? ओह सॉरी। बाहर का खाना मंगवाकर सब घर वालों को उल्लू बनाने का सिलसिला यूं ही कायम रहता है। दिन गुजर जाते हैं और चारों बहुएं अब सास की सेवा करके थक गई थी और उन्हें आराम करना था और फिर वो चारों भी झूठ मूठ में बीमार होने का नाटक करती हैं, जिसके कारण सारा काम मंजरी को ही करना पड़ा। अरे माँ, ये क्या, आप झाड़ू सफाई कर रही हैं और आपके हाथ मसालों से भरे हुए? ऐसा क्या हो गया जो आज अचानक इतने सालों बाद आप में काम करने का जोश आ गया? जोश नहीं मेरे बच्चे, तुम चारों की प्यारी धर्म पत्नियां बिस्तर पकड़कर बैठ गई है ना। चारों भी एक साथ बीमार हो गई हैं और ऐसे में घर का सारा काम पड़ा है, इसीलिए बस सारा काम निपटा रही हूँ, और क्या करूँ। मंजरी अपनी चारों बहुओं की सेवा करने लग जाती है। उन्हें चाय, नाश्ता और खाना परोसती है, उनके लिए काढ़ा बनाती है और उन्हें बार बार देखने आती है। और चालाक बहुएं सास के इन हरकतों को देखकर बहुत खुश होती हैं। दिल को बहुत राहत मिल रही है। माँ जी असल में देखा जाए तो इस घर की महारानी है, लेकिन आज हम चारों बहुएं ने उन्हें नौकरानी बना ही डाला। चारों बहुएं मंजरी से बहुत सारा काम करवाती हैं। माँ जी, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज बाम से मालिश कर दो ना। ठीक है ऋतु बहू। और माँ जी, मेरा ना रसगुल्ले खाने का बड़ा मन कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी में अगर कुछ खाने का मन करे तो खा लेना चाहिए, मन नहीं मारना चाहिए।
ठीक है सुप्रिया बहू, मैं बना दूंगी रसगुल्ले, फिर तुझे अच्छा भी लगेगा और थोड़ी तबीयत भी सुधर जाएगी। मंजरी ऋतु के घुटनों की मालिश करती है और रसगुल्ले बनाती है और भी कई सारे काम करती है, लेकिन चारों क्रूर बहुओं को क्या पता था कि नाटक करते करते सच में वो बीमार पड़ जाएंगे और अगली सुबह उनका पेट बहुत खराब हो जाता है। तब डॉक्टर को घर पर बुलाने पर डॉक्टर कहते हैं, आप चारों ने शायद बीते कुछ दिनों में बाहर का बहुत खाया है, इसलिए आप चारों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। आपकी सास, आपके ससुर और आप चारों के पतियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसके कारण उन्हें इस खाने से कुछ नहीं हुआ। तभी बहुओं को पता चलता है कि जिस खाने को वो बाहर से मंगवाते थे उसी की वजह से वो खुद बीमार पड़ गई हैं। हाय राम, हम चारों भी अपनी ही चाल में फंस गए। माँ जी को सच लगे इसीलिए हम उनके गुल्लक से पैसे चुराकर रोजाना बाहर का खाना मंगवाते थे, जिसे खाकर बाकियों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम चारों उसके शिकार हो गए। हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर अपने हाथों से ही खाना बनाना चाहिए था। स्वाद भले अच्छा नहीं होता, लेकिन घर का खाना घर का ही खाना होता है ना। मंजरी कमरे के बाहर चारों बहुओं की बातें सुन लेती है और उसे दरवाजे पर देख चारों घबरा जाती हैं और फिर भावुक होकर उससे माफी मांगती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, अब से हम चारों भी बिना लड़े झगड़े और बिना किसी आनाकानी के रसोई में खाना बनाएंगे। आपको इतनी तकलीफ देने के लिए हम चारों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है माँ जी। आप हमें माफ तो कर देंगी ना माँ जी? प्लीज 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 माँ जी प्लीज, हमें समझ में आ गया है, अब सब कुछ हमारी समझ में आ गया है, हमारी आंखें खुल गई हैं। माफी मत मांगो मेरी प्यारी चारों बहुओं, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। अगली बार से कोई बीमार होने का नाटक मत करना। और रही बात खाना बनाने की, तो इस दुनिया की हर बीवी, हर बहू के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, बस वो समय के साथ उभरता है। इस तरह चारों बहुओं की अक्ल ठिकाने आती है और वो एक साथ मिलजुल कर खुशी से स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। भावना की शादी समर से होती है। ससुराल में सास शीला और 5 ननद होती हैं। समर के पिता की कुछ सालों पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है। अब भावना जो है वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी लड़की होती है, वहीं उसकी 5 ननद उसका पूरा उल्टा होती हैं। वो पांचों भी बिगड़ैल और बदतमीज होती हैं। नंदों के नाम ऋतु, कीर्ति, प्राची, सुनैना और त्रिशा होते हैं। अरे बेशरम कलमुइयों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे रोज सुबह 7 बजे उठकर पूजा पाठ और सबका नाश्ता तैयार करती है और तुम पांचों भूतनियों की तरह लेट उठती हो। सच में पता नहीं तुम पांचों इतनी नालायक कैसे निकली। भावना पूरे घर में धूपदानी से धूप फैलाती है और मंदिर में दीप जलाकर सास शीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसे नाश्ता परोसती है। शीला हमेशा अपनी 5 बेटियों को भावना की तारीफ करते ताने कसते रहती है, जिससे 5 नंदों को बहुत गुस्सा आता रहता है। वाओ, आज का आलू का पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है। भावना भाभी, मुझे एक और दे दो। मुझे भी भाभी, और हाँ, साथ में ठंडी लस्सी भी दे दो। अरे निगोड़ियों, कब तक बना बनाया खाना ही खाती रहोगी? 5 की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक चूल्हा चौका नहीं आता। हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ जरा। हाँ, गायत्री मंत्र आता है? तुम 5 को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हमेशा से मैं सिखा गई, लेकिन किसी ने भी सीख के नहीं लिया। माँ, आपने ठान ही लिया है क्या कि आप हमें 24 घंटे सिर्फ ताने ही देती रहेंगी? अरे चिल, जब शादी का टाइम आएगा तब सब मैनेज कर लेंगे ना हम, प्लीज। माँ जी रहने दीजिए ना, बच्चियां हैं, समय और हालातों के साथ सब सीख समझ जाएंगी, भरोसा रखिए। शीला मुंह बना लेती है। भावना अपने घर के सारे कामों को तो निपटाती ही है, पर साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी अपना छोटा सा बिजनेस चलाती रहती है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की रजाइयाँ बनाती है और उन्हें ऑनलाइन बेचती है। हाँ चलो, अब बस ये आखिरी एक रजाई बनानी रह गई है, फिर आज के ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे शाम को भोग प्रसाद बनाना है। माँ जी की खिचड़ी और सब्जी मार्केट जाकर कल के लिए सब्जियां भी तो लानी है। भावना बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग किया करती।
वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती, कभी भी अपने सर का पल्लू नीचे नहीं आने देती और हर किसी को सम्मान देकर ही बात करती। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन उसकी पांचों ननद कभी नहीं। यार, इस भावना भाभी ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ को तो बस पॉइंट ही दे दो, भाभी और हम पांचों को कंपेयर करके दुनिया भर के ताने देने का। हाँ, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस संस्कारी भाभी का। हाँ, तभी अचानक से सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। बहनों, क्यों ना हम इस संस्कारी बहू को असंस्कारी कर दे तो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना सबको प्लान बताती है और फिर अगले दिन जब भावना घर पर नहीं होती तभी पांचों ननद उसकी मेहनत से बनाई हुई रजाइयों को फाड़ देती हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। घर लौटने के बाद जब भावना अपनी रजाइयों को फटा हुआ देखती है तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और रो पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी रजाइयों को? रात रात भर जाग कर मैंने इन्हें बनाया था अपने इन्हीं हाथों से। मेरी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगी? भावना को रोते देख पांचों ननद बहुत खुश होती हैं। अगले दिन वो पांचों जानबूझकर भावना के बनाए हुए खाने में ढेर सारा नमक मिला देते हैं, जिससे खाने के बाद शीला और समर दोनों चिल्ला पड़ते हैं। भावना, व्हाट इज दिस? खाने में इतना सारा नमक भी कोई डालता है क्या? मेरा सिर दर्द करने लग गया। अरे भावना बहू, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बिगड़ते ही जा रही हो। हैं? क्या फर्क रह गया है तुम में और इन 5 बेवकूफ लड़कियों में? हाँ? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज खाना बनाकर उसके बाद उसका स्वाद चखती हूँ कि ये कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं हो गई है इसमें। मैंने आज भी किया था, तभी तो स्वाद एकदम सही था, फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? अब कोई भूत तो आया नहीं होगा घर पे, है जिसने तेरे बाद सारे खाने में नमक डाल दिया हो? ध्यान दो जरा घर के कामों में, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है। हाँ। शीला को इस तरह भावना को डांटते हुए देख पांचों नंदों को कलेजे में ठंडक मिलती है। अगले दिन पांचों मिलकर भावना के जूस में नींद की दवा मिला देते हैं। अब देखना कैसे ये संस्कारी भाभी घोड़े बेचकर सो जाती है और माँ इस घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुबह के 10 बज जाते हैं, तब भी भावना नींद से जागती नहीं है। इन सब के कारण शीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो पानी की बाल्टी लाकर भावना के ऊपर पानी फेंकती है और उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जगाती है। अरे ओ कल मोही करम चली, उठ जा जल्दी से। भावना एकदम से घबरा जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? ये क्या 10 बज गए? ये कैसे हुआ? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेट उठने के बस बहाने ढूंढने लग गई है तू। दिन ब दिन संस्कारी से असंस्कारी होती जा रही है। अरे जरा शर्म कर, तू इस घर की बहू है, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुंभकर्ण बनकर सोना है ना तो अपना सामान उठा और दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अपने मायके चली जा। पांचों ननद पेट दबा दबा कर हंसती हैं और बेचारी भावना रोती है। एक रात पांचों ननद घर में बिना बताए क्लब में पार्टी करने जाती हैं और वो भी छोटे कपड़े पहनकर। वहीं देर रात 11 बजे क्लब से आते समय उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उनके इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली, जरा हमें भी देख लो। अरे अपना नंबर दे दो या फिर बैठ जाओ हमारी बाइक पर, जन्नत दिखाएंगे तुम्हें कसम से। गुंडों को देखकर पांचों ननद बहुत घबरा जाती हैं। तभी घर की खिड़की से भावना ये सब देख लेती है और वो बम्बू लेकर वहां जाती है और गुस्से से गुंडों को देखकर चिल्लाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचों नंदों की तरफ आंख उठाकर देखने की? आज तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके ही रहूंगी। भावना उन गुंडों को बम्बू से बहुत पीटती है और फिर वो हाथ जोड़कर भावना से माफी मांगते हैं और वहां से भाग जाते हैं।
ये सब देखकर पांचों नंदों को अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पांचों भावना को गले लगाकर रोते हुए उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने आज सच में अपना साफ दिल और अपने अच्छे संस्कार साबित कर दिए। सॉरी भाभी, वी लव यू अ लॉट। हम पांचों भी दुनिया की लकी ननद हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसी भाभी है। सॉरी भाभी, सॉरी माय डियर भाभी। बस रुलाओगी क्या? अब चलो, तुम पांचों का फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। और इस तरह पांचों ननद और भाभी का रिश्ता ठीक हो जाता है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं।